हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आशीष यादव और आपके सामने लेकर के उपस्थित हूं ये प्राचीन इतिहास की श्रृंखला जो कि क्रमवार चल रही है। पहले हमने पढ़ा था, प्राचीन इतिहास को समझा था कि कैसे प्राचीन इतिहास तैयार हुआ। साथ में मानव की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ा था, किस प्रकार से मानव का उत्पत्ति हुई, स्टार्टिंग से नीचे तक, जहां तक हम अब तैयार हैं। आज की डेट में देखा जाए तो होमोसेपियंस, हम कौन है? होमोसेपियंस। इससे पहले अगर हम स्टार्टिंग में देखा जाए तो रामापिथेकस सबसे पहला मानव था जो पृथ्वी में आया था। वहां से लेकर यहाँ तक मानव के विकास जैसे हुआ, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो बने रहिए यूपीएससी एग्जामपुर चैनल में और इसको सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। और ये सेशन आपको बेहतरीन लगने वाला है। कारण है कि इसमें मैंने इतना बेस्ट तरीके से इसको लिखा इसलिए है क्योंकि कोई भी चीज छूटने ना पाए, और अगर छूट जाएगी तो अच्छा नहीं लगता। तो ये जो हम चल रहे थे, हम प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोतों की चर्चाएं कर रहे थे कि हम प्राचीन इतिहास को किस रूप में जाने, किस प्रकार से प्राचीन इतिहास आया और इसको हमने समझा कैसे। तो हमने पहले चर्चा की थी कि पुरातात्विक विभागों से या फिर सिक्कों से या फिर विदेशी विवरण जो आए, तो उन्हों से हमें पता चलता है कि हमारा प्राचीन मतलब पिछला इतिहास हमारा क्या रहा था। इसी क्रम में हमने एक वीडियो पहले देख चुके हैं कि सिक्कों से कुछ पता चलता है कि हमारा प्राचीन इतिहास कैसा रहा और कैसे सिक्के चलाए गए। सोने के चलाए गए, पीतल, तांबे, चांदी, सब सिक्के चलाए गए अनेक अनेक राजाओं के द्वारा। इसी प्रकार से अब हम अभिलेखों से पता करेंगे कि प्राचीन इतिहास कैसा रहा और कुछ ऐसे कार्य रहे जिनसे प्राचीन इतिहास की आज विख्यात है। तो हम अभिलेखों की चर्चाएं करेंगे। आपने नाम सुना होगा कि अशोक महान का नाम सुना होगा इतिहास में, जो कि एक बहुत महान शासक थे जिनका पूरे भारत में शासन चला करता था और बौद्ध धर्म के ये अनुयायी थे। इसलिए इनको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाता है अशोक को, क्योंकि ये एक धर्म प्रचारक के रूप में भी जाने जाते हैं और साथ में इन्होंने ही सर्वप्रथम विदेशों में बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करवाया था। इसलिए इनका मान राजाओं में सर्वश्रेष्ठ लिया जाता है, इसलिए इनको महान सम्राट अशोक बोला जाता है। और एक नाम इनका और है देव नाम प्रियदर्शी, इनका एक नाम दूसरा है। तो ये सब चर्चाएं करने वाले हैं इस पूरे सेशन में। तो बने रहिए पूरे वीडियो में और देखिएगा, इसको शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अच्छा लगे सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि मेहनत पड़ती है और मेहनत के साथ साथ लगन की भी जरूरत होती है। तो वो लगन हम किए हैं, आप इसको देखते चलिए। और पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है कि कितना बेहतरीन हम आपको पढ़ाते हैं और आपका दिमाग आकर्षित यहाँ को करेंगे। आप देखते रहिए और समझते रहिए। तो चलिए, हम अभिलेखों की बात कर रहे थे। अभिलेखों की मैंने चर्चा की थी अगले वीडियो में कि अभिलेख होते क्या हैं। ये एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है, ये जैसे पत्रों में मिल जाता है या फिर शिलालेखों में मिल जाता है, पत्थरों में लिख करके रख दिया जाता है। लेकिन इनकी शैली या फिर इनकी जो लिपियां थी तो कुछ पढ़ी गई हैं, कुछ नहीं पढ़ी गई। तो ये विशेषता अलग आ जाती है। लेकिन ये अभिलेख होते हैं जो पहले का जो इतिहास रहा है, तो तब के वहां के कवि उन्होंने लिख करके रख दिया था। अनेक राजा हुए, अनेक राजाओं के कवि हुए, उन कवियों के द्वारा लिखी गई रचना आज भी रखी हुई है, उन्हीं को अभिलेख कहते हैं। सिंपल सी भाषा है। तो ध्यान लगाइए मेरी तरफ और ध्यान से मेरी बात सुनिए। विदेशों से प्राप्त अभिलेख, हम पहली हेडिंग में चलते हैं। विदेशों से प्राप्त जो अभिलेख थे उनकी कुछ चर्चाएं कर लेते हैं कि सबसे पहले जो हुआ था, सबसे प्राचीन अभिलेख एशिया के
बोगज कोई स्थान से प्राप्त होता है। अगर प्राचीनतम बात कही जाए विदेश के मामले में, तो बोगज कोई एक स्थान का नाम है। तो सर्वप्रथम अभिलेख वहां से मिल जाता है। एशिया का बोगज कोई एक स्थान है, तो वहां से सर्वप्रथम अभिलेख का विवरण मिलता है कि अभिलेख वहां भी लिखे जाते थे। और सर्वप्रथम खोजने का कार्य तो पहले देखा जाए तो भारतीय नहीं करते थे, पहले ब्रिटिश या अंग्रेज जिनको कहते हैं वही करते थे। तो उन्होंने ही वहां पर खोज लिया, बाद के भारत में खोजा, उन्हीं ने ही खोजा था। यहाँ पर भारतीयों का योगदान नहीं रहा। हालांकि ये रहा कि उनके निर्देशन में यहाँ के लोग खुदाई किया करते थे और कुछ उनके पद मिल जाते थे, तो वो खुदाई में कुछ किलर के मतलब पद में रहते हुए खुदाई कराते थे। तो वो कोई मतलब कि खास उनकी अहम भूमिका नहीं थी, लेकिन ये निर्देशन किनका रहता था? अंग्रेजों का ही रहता था, उन्हीं का नाम जाना जाता है। आगे देखिए, इसमें यह पता चलता है कि इसी विदेश से जो प्राप्त जो अभिलेख था, इससे ये पता चलता है कि दो राजा थे, दो राजाओं ने आपस में संधि की थी। और संधि कैसी की थी? इन्होंने संधि जब हस्ताक्षर किए, आपस में गले मिले, तो उसकी शपथ ग्रहण की गई थी। तो शपथ ग्रहण में उन्होंने किन किन देवताओं का साक्षी मान करके ये शपथ ली थी। तो इसमें इंद्र देवता को साक्षी माना था, वरुण देवता, मिश्र देवता और नामत्य देवता, इनको साक्षी मान करके उन संधि पे हस्ताक्षर एवं गले मिले थे। ये जानकारी ये विदेश से विदेश के अभिलेख से मिलती है। आगे आइए, दूसरा जो हम बताते हैं मेसोपोटामिया के सुमेरियन अभिलेख। मेसोपोटामिया का नाम आपने सुना होगा, मेसोपोटामियन सभ्यता जिस प्रकार से सिंधु सभ्यता है, उसी के समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता चला करती थी। तो उसी दौरान अभिलेख भी लिखे गए थे, और अभिलेख लिखे गए थे उसमें कौन कौन से कहाँ कहाँ के अभिलेख लिखे गए थे, इसकी थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लीजिए। दिल युग, दिल युग ये बहरीन द्वीप मतलब बहरीन में पड़ता है, ये एक अभिलेख है, इसको मिला था। इसके अंदर क्या लिखा है इसमें ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, क्योंकि विदेशी है, इतना विवरण नहीं पूछता। और मगन, ये जो मगन है ये मकरान में पड़ता है, और मकरान तक ओमान में ये पड़ता है। ये मगन अभिलेख मिला था। एक है मेहुला, मेहुला ये भारत में ही है, और सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रदेश जैसे कहा करते थे, तो वहां पर ये मिला था मेहुला अभिलेख। तो ये विदेश के कुछ विवरण है। आज की डेट में ये पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध प्रदेश जहां पर पाकिस्तान है वहां से मिला था। अब आगे आइए, भारत में अभिलेख सर्वप्रथम मिले थे, तो किसके मिले थे? वो मिले थे अशोक के। अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम मिले थे। तो उनकी चर्चाएं अब यहां से स्टार्ट होती है, भारत के अभिलेखों की। तो भारत में सर्वप्रथम अभिलेख अशोक के माने जाते हैं, और ये तथा यह ईरानियों के अभिलेख से प्रेरित था। अशोक सम्राट जो थे, ये ईरान में जो लोग रहा करते थे, जो सम्राट या शासक रहा करते थे, जब उन्होंने अभिलेख लिखना स्टार्ट किया, तो इन्होंने भी देखा कि वो अपना अभिलेख लिख रहे हैं, अपना इतिहास लिख रहे हैं, तब इनका भी मन हुआ कि हमारा भी अभिलेख लिखा जाए। इसीलिए ईरानियों के अभिलेख से वो प्रेरित थे, और उन्होंने अपने अभिलेखों का निर्माण करवाया। तो सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों का विवरण मिलता है। आगे चलिए, अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम मतलब अशोक के जो अभिलेख थे, तो भारत में सर्वप्रथम उनको खोजा गया। तो खोजने का श्रेय अंग्रेज वैज्ञानिक उनको ही जाता है, पुरातात्विक वेत्ता जो हैं। तो सर्वप्रथम टी पैंथला ने खोजा था। अब कौन सा अभिलेख खोजा था? ये मेरठ अभिलेख जो दिल्ली में है, ये मेरठ अभिलेख, दिल्ली मेरठ अभिलेख के नाम से जाना जाता है। उसको टी पैंथला ने सबसे पहले खोजा था, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया था, उसको पढ़ने में बड़ी कठिनाई थी।
अगला जो कार्यक्रम है, तथा अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाला व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप था। अब देखते हैं कि दूसरा एक अभिलेख खोजा जाता है, तो वो टोपरा दिल्ली वाला जो है टोपरा अभिलेख, उसको पढ़ने में उन्होंने मतलब अपनी क्षमता दिखा दी, उसको पढ़ भी लिया। क्या लिखा है उसके बारे में ये जान लिया। किसने जाना? जेम्स प्रिंसेप, ये उन्होंने पढ़ने का कार्य किया था। सर्वप्रथम उसी अभिलेख को पढ़ा गया, अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। तो जेम्स प्रिंसेप जो थे, उन्होंने दिल्ली टोपरा अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। ये मेन फैक्ट्स हैं और ये एग्जाम में अधिकतर आते हैं, लेकिन है बहुत अंदर से घुस कर हैं। अब साधारणतया छोटे मोटे एग्जामों में नहीं, बड़े हाई लेवल यूपी पीसीएस में सबसे ज्यादा अधिकतर यही पूछे जाते हैं, तो पढ़ते रहिएगा। आगे देखिए, 1915 में जो मास्की अभिलेख है इसको खोजा गया। और जब ये खोजा गया तो ये मास्की पड़ता कहाँ है? ये अभिलेख कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य है अपना, वहां पर खोजा गया था। तो कर्नाटक में अशोक का नाम अशोक मिलता है। जो मास्की अभिलेख था तो अशोक का नाम अशोक सिर्फ मास्की अभिलेख में मिलता है, बाकियों में देव नाम प्रदर्शनी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसी में अशोक का नाम अशोक मिलता है। साथ में एक अभिलेख और है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो वो कौन सा है? एमपी का गुर्जरा अभिलेख, मतलब मध्य प्रदेश का गुर्जरा अभिलेख है, उसमें भी अशोक का नाम अशोक मिलता है, बाकियों में देवनाम प्रदर्शनी। देखिए मैंने लिखा है, बाकियों में क्या है? देवनाम प्रदर्शनी के नाम से अशोक विख्यात था उस समय, अशोक बाद के नाम पड़ा। अब देखते हैं अशोक के जो अभिलेख थे तो किस भाषा में लिखे गए थे। अशोक के अधिकतर भाषा में प्राकृतिक भाषा अधिकतम मिली। फिर इसके पश्चात जो आता है, तो देखिए जैन धर्म उस समय सबसे ज्यादा प्रभावशाली में था, तो प्राकृतिक भाषा उसमें लिखी गई। बौद्धों की जो भाषा है तो उसमें बात के उसके जो कार्यक्रम आते हैं तो बात के उसके बौद्ध धर्म की भाषा में लिखे जाते हैं। तो आगे आइए, तथा इसमें 4 लिपियों का प्रयोग किया है, मतलब अशोक के जो अभिलेख हैं तो उसमें 4 लिपियों का अभिलेख मिलता है, 4 लिपियों में लिखे गए थे। कौन कौन सी? एक तो ब्राह्मी, एक अरमाइक, एक खरोष्टी, एक यूनानी। जो ब्राह्मी लिपि थी तो ये अधिकतर प्रयोग में लाई गई थी, अशोक के द्वारा अधिकतम प्रयोग में लाई गई थी ब्राह्मी लिपि। अब दूसरा जो है फैक्ट है, ये तक्षशिला काबुल अभिलेख जो है, तो तक्षशिला काबुल अभिलेख, इसमें अरमाइक लिपि का प्रयोग मिलता है। देखिए जब ये खोज होती है तो ये पता चलता है कि किस किस लिपियों का प्रयोग हुआ है, तो ये अभिलेखों से पता चलता है। तो तक्षशिला काबुल अभिलेख में अरमाइक लिपि का प्रयोग मिला है, इससे सिद्ध होता है कि अरमाइक लिपि का प्रयोग भी अशोक के अभिलेखों में हुआ है। अब दूसरा देखिए, सर ए कुन्ना अभिलेख है, तो इस अभिलेख में अरमाइक लिपि एवं यूनानी लिपि दोनों लिपियों का प्रयोग सर ए कुन्ना अभिलेख में मिल जाता है। आगे दूसरा जो है सहवाजगढ़ी अभिलेख और मानसेहरा अभिलेख। सहवाजगढ़ी एवं मानसेहरा अभिलेख जो है, इनमें खरोष्टी लिपियों का प्रयोग हुआ है। इनको आप लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत पूछा करता है कि खरोष्टी लिपि का प्रयोग इन निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है तो दे देगा, उनमें 3 सही होंगे, 1 गलत होगा तो गलत में टिक करवा लेगा। इस प्रकार से सहवाजगढ़ी अभिलेख एवं मानसेहरा अभिलेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के अभिलेख का प्रकाशन कनिंघम ने किया था। अब पढ़ लिया गया और दूसरों को पढ़ाने के लिए उन्होंने उसको प्रकाशित किया, और उसमें कुछ जो कठिन भाषा थी उसको सरल भाषा में तोड़ा और उसको प्रकाशित किया। तो वो जो किया था
तो कनिंघम महाजन जो थे उन्होंने सर्वप्रथम ये कार्य किया था। अगला जो फैक्ट देखिए, ये अशोक के जो काम है ये तो पूरे समाप्त हो जाते हैं, बाकी अशोक के बारे में आगे पढ़ेंगे, ये तो सिर्फ अभिलेखों की जानकारी मिल रही है। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। खारवेल को आप जान रहे होंगे कि अशोक के समकालीन खारवेल एक कलिंग का शासक था। जब इनका एक महान युद्ध हुआ था तब अशोक का मतलब मन बदला था। इतना भयंकर रक्तपात देख करके उन्होंने अपना मन बदल दिया था और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसी प्रकार से ये खारवेल की जो कहानी है इसमें खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिल जाती है, खारवेल राजा के, और इसी में कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा मिलती है। कलिंग युद्ध जो हुआ था इसी में हुआ था और इसी से पता चलता है। ये खारवेल जो कलिंग पड़ता है ये उड़ीसा में पड़ता है आज की डेट में, और वहीं का ये शासक था। तथा खारवेल के जन्म के बारे में ये पूरी कहानी बताता है हाथी गुफा अभिलेख। तथा राज्य अभिषेक 24 वर्ष की आयु में राज्य अभिषेक हो गया था इसका, ये भी इसकी जानकारी मिलती है। साथ में इसने 13 वर्ष तक शासन किया, कलिंग में 13 वर्ष तक शासन किया, इसकी भी जानकारी इसी हाथी गुफा अभिलेख से मिल जाती है। साथ में उड़ीसा के खंडगिरी पहाड़ी में, जब ये उड़ीसा का जब शासक था तो उसी समय की बात, वहां पर अभी भी खंडगिरी की पहाड़ी है तो वहां पर जैन भिक्षुओं का आवास इसने बनवाया था। इसका भी उल्लेख इसी हाथी गुफा अभिलेख से मिल जाता है। तो ये हमारा खारवेल के बारे में जो चर्चा हुई तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के बारे में यहाँ से मिल जाती है। साथ में अब आगे आइए रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। ये देखिए शकवंशी शासक था रुद्रदामन, आपने नाम सुना भी होगा, इसकी भी एक कहानी है। ये रुद्रदामन संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था और इसने भी अनेक कार्य करवाए, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। इसकी जानकारी देखिए अभी मिल रही है। यह अभिलेख गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत से मिलता है। सौराष्ट्र आप जान रहे होंगे, सौराष्ट्र प्रांत ये कृष्ण भगवान की जो वहां पर राज्य भूमि है, जहां पर आप द्वारिका के नाम से जानते हैं, तो ये सौराष्ट्र प्रांत ही वहां पड़ता है और वही गुजरात में पड़ता है। ये जो अभिलेख मिला था रुद्रदामन का, तो ये गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत से प्राप्त हुआ था, खोजा गया था। और रुद्रदामन के बारे में कुछ चर्चाएं इसमें है। रुद्रदामन उज्जैन का शकवंशी शासक था, उज्जैन में ये राज्य करता था, लेकिन इसका जो मिला था अभिलेख, ये रुद्रदामन का अभिलेख गुजरात में प्राप्त हुआ और लेकिन ये शासन उड़ीसा में किया करता था। यह संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख था। ये संस्कृत में मैंने अभी बताया था कि ये संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था, तो संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख रुद्रदामन का ही था। तो रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख में इसकी जानकारी मिल जाती है और इसी से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के जो संस्थापक था, उसके जो गुरु थे चाणक्य थे, विष्णुगुप्त जिसे कहते हैं, तो वो चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त, उसका एक व्यक्ति था पुष्यगुप्त, उसको सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया। और जब उसने सौराष्ट्र का गवर्नर बना दिया तो उसने कुछ कार्य करवाए, वो बहुत पूछा करता है। वो कौन सा कार्य करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील के नाम आपने सुना होगा, उसका निर्माण पुष्यगुप्त ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब कि वो सेना नायक अधिकारी मंत्री पद में था, उसने ही करवाया था। और उसी सुदर्शन झील की अगर कुछ विशेषताएं बता दूं, एक और क्वेश्चन पूछा करता है कि अशोक ने तुषास्क, एक तुषास्क व्यक्ति था अशोक का, वो भी एक मंत्री परिषद में था, तो तुषास्क को सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया था। उसको भी जब अशोक ने भी सौराष्ट्र का गवर्नर तुषास्क को बनाया था। और तथा इस तुषास्क ने
सुदर्शन झील से नहरों का निर्माण करवाया था। देखिए कुछ अंतर है इसमें। उन्होंने क्या करवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया पुष्यगुप्त ने, लेकिन तुषास्क जो था, अशोक का गवर्नर था, उसने उस झील से नहरों का निर्माण करवाया था। ये जानकारी अशोक के उसमें मिल जाती है, अशोक के शिलालेख में मिलती है। साथ में 150 एसी का मतलब है कि ईसवी, बीसी का मतलब होता है ईसवी पूर्व होता है। तो ये क्या है, एसी है। 150 एसी में रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो ये जो झील वाला जो सिस्टम है, क्वेश्चन आते हैं, तो ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं कि जो पुनर्निर्माण जो करवाया गया था, टूट फूट गई थी, कहीं ना कहीं से कट गई थी और पानी वानी उसका बह जाता था। तो साथ में इसने क्या करवाया, जब इसका शासनकाल आया तो रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से पता चल जाता है सुदर्शन झील के बारे में। आगे आइए, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो था। अब बताइए समुद्रगुप्त कौन था। समुद्रगुप्त गुप्तवंशी शासक था, जो कि आप बहुत सुने होंगे कि नेपोलियन और ये करके इनको नाम दिया जाता है। तो ये समुद्रगुप्त जो था तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। साथ में इन्होंने भी अपना अभिलेख तैयार करवाया था। तो ये अभिलेख जब तैयार करवाया था, ये कौशाम्बी में निर्माण करवाया गया था और वहीं था। लेकिन जब कुछ कालक्रम बीतने के बाद अकबर का शासन आ जाता है, तो इस समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, तो वहां से उठा करके वो इलाहाबाद में ले आता है, जहां आज भी हम प्रयाग कहते हैं। तो उस प्रयाग में स्थापित करा देता है। ये अकबर का किया धरा है, वो भी एक महान शासक था। तो अकबर ने कौशाम्बी से उठा करके कहाँ रख दिया, इलाहाबाद में ले आया। तो इलाहाबाद में आज भी सुरक्षित है। अब इसके बाद गुप्तवंशी शासकों का यह अभिलेख, जो गुप्तवंशी शासकों का ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था, इसका लेखन कार्य हरिसेन नामक एक उनके इंपॉर्टेंट पर्सन थे और तो उन्होंने लिखा था इसके प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को। और इन्होंने जब लिखा था तो इसमें चंपू काव्य शैली का प्रयोग इसमें किया था, मतलब चंपू काव्य शैली का प्रयोग किया गया था। चंपू काव्य शैली क्या है कि हिंदी के साथ में एक दूसरी भाषा को मिक्सचर करके बनाई जाए, तो वो चंपू काव्य शैली कहलाती है। मिक्सचर को चंपू काव्य कहते हैं, मतलब मिक्स करके बनाया जाए। तो पहला ये चंपू काव्य से बना अभिलेख था। अब आइए और अभिलेख में बात करते हैं। कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख। कुमारगुप्त भी गुप्त वंश के शासक थे। इनका जो अभिलेख है, ये मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश में प्राप्त हो जाता है। मंदसौर एमपी में पड़ता है, तो वहां पर ये अभिलेख प्राप्त होता है। इससे कुछ बातें पता चल जाती हैं, जिससे कि लगता है कि ये कुमारगुप्त का अभिलेख है। तो इसमें क्या है, इसमें ये बात पता चलती है कि इसमें रेशम बुनकरों का उल्लेख मिलता है। उस समय रेशम का व्यापार हुआ करता था, बहुत अधिक मात्रा में व्यापार हुआ करता था। तो रेशम बुनकरों का उल्लेख कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख में मिल जाता है। और यह बुनकर, ये बुनकर हैं, तो ये गुजरात के लाट प्रदेश से, इसमें ये पता चलता है कि गुजरात का जो लाट प्रदेश था, तो वहां से ये बुनकर आए थे। कहाँ बस गए थे, मंदसौर में बस गए थे। ये कहानी का उल्लेख इसी कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में भी स्थापित है। ये कहानी जो मतलब कि वहां से आए, गुजरात के लाट प्रदेश से बुनकर और आकर के एमपी के मंदसौर में बस गए, ये जानकारी मिल जाती है। और इस अभिलेख का जो लेखन कार्य किया गया था, मत्स्य भट्टी, ये वत्स भट्टी था, ये एक राइटर है।
जो कि कुमारगुप्त के अभिलेख को लिखा गया था। तो अलग अलग मतलब कि राइटर रहे हैं और अलग अलग शासक के, उन्होंने ये लिखा। तो बने रहिए। इसी साथ में अभी एक और वीडियो आएगा जो कि उसमें 3-4 रह गए हैं, अभी और भी हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का अभी अभिलेख देखा होगा, इम्पोर्टेंट है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये अगर निबंध लिखने को भी आ जाए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एक बड़ा सा निबंध लिख जाएगा और एक पूरी तरीके से अभिलेख की चर्चाएं होंगी। अभी अभी तो इतिहास स्टार्ट नहीं हुआ, अभी होगा। हम इस जानने के स्रोत में बात कर रहे हैं कि हम इतिहास को जाने कैसे। तो अभिलेखों की चर्चाएं हम जब कर लेंगे तो आगे हम मूर्तियां एवं स्मारकों की बात करेंगे, मृदभांडों की बात करेंगे। ये सब में धीरे धीरे चलते जाएंगे। तो ये हम पुरातात्विक विभाग से मतलब पूरी खोज कर रहे हैं, हम पुरातात्विक से पूरी तरीके से हम चल रहे हैं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें भी अभिलेखों की कुछ जानकारियां रह गई हैं, वो भी अभी दी जाएंगी। लेकिन आप सीरियल वाइज देखते चलिए, बने रहिए बराबर इतिहास की सीरीज को देखने के लिए। और आपको विश्वास मैं दिला दूं कि पूरी तरीके से ये इतिहास का जो सेशन है कंप्लीट कराया जाएगा, पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। आप इस तरीके से इसको शेयर एवं इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कर लेंगे तो हमारा जो प्रयास है तो और ज़्यादा सफल रहेगा, और बेहतरीन चीज़ें लाएंगे, और भी अच्छा पढ़ाया जाएगा। और पढ़ाई तो रहे ही अच्छा, और भी अच्छा करेंगे भाई प्रयास। तो धन्यवाद, आप बने रहिए। अगला वीडियो।